Hello students, myself Bhupen Singh, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Ratiwad Campus. We will discuss about second unit of manufacturing process as welding process. इसका जो सिलेबस है वो इसमें अपन को टाइप्स ऑफ वेल्डिंग्स जैसे गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, इसके अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अलग अलग टाइप्स की जो मेथड्स हैं इसकी, जैसे MIG वेल्डिंग है, प्रेशर वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, टिग है, और इसके जो डिफेक्ट्स हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, इन सब के बारे में अपन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर तो अपन को ये देखना है कि व्हाट इज वेल्डिंग। वैसे तो अपन सब लोग वेल्डिंग के बारे में तो जानते हैं, कहीं ना कहीं अपन ने देखा है, उसके थ्रू अपन गए हैं, बट एक्चुअल में अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन क्या होती है उसको इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर मेटल्स बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड एडिशन ऑफ फिलर मटेरियल। मतलब इसमें ये है कि अपन दो सिमिलर मेटल जिनको अपन पेरेंट मेटल बोलते हैं वर्क पीस के, उनको हम वेल्ड करते हैं या उनको हम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ में, और इसमें दो चीजें होती हैं। हीट की एप्लीकेशन तो होती ही है, लेकिन बट इसके अंदर प्रेशर और फिलर मटेरियल ये ऑप्शनल होते हैं कि इनका यूज होना है या नहीं होना है, ठीक है। और ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है किसी भी ज्वाइंट बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए अपन को एक प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड द वेल्डेबिलिटी। अब वेल्डेबिलिटी क्या है? वेल्डेबिलिटी which has been defined as capacity of being welded into inseparable joints having specified properties such as definite weld strength, प्रॉपर स्ट्रक्चर एटसेट्रा, ठीक है ना। वेल्डेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज हैं आप इंजीनियरिंग मटेरियल में से एक, कि ये वेल्डिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी उस चीज में। नहीं तो हमको वो चीज हम पता चला कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं, अब कास्ट आयरन माइल्ड स्टील की हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट वो वेल्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें वेल्डेबिलिटी है ही नहीं है, ठीक है, या ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं है। तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये, उसको अपन बोलते हैं वेल्डेबिलिटी। अब टाइप्स ऑफ वेल्डिंग अगर अपन देखते हैं तो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में मेनली टू टाइप के वेल्डिंग होते हैं। जैसे एक है प्लास्टिक वेल्डिंग, दूसरा है फ्यूजन वेल्डिंग। अब प्लास्टिक वेल्डिंग क्या कहलाता है वो अपन को थोड़ा सा पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं उसको। जैसे इसका नाम है प्लास्टिक वेल्डिंग, ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जिन पीस को अपन को वेल्डिंग करनी है, ठीक है, जिनको अपन को ज्वाइन करवाना है, ठीक है, उनको हम प्लास्टिक स्टेज तक हीट करते हैं। पहले नंबर दोनों पीस को, जो वेल्डिंग के दो पीस हैं उन दोनों को अपन पहले हीट करते हैं प्लास्टिक स्टेज तक, ठीक है। इसके बाद में उस पर अपन एक्सटर्नल प्रेशर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उनको दोनों को पकड़ के दबा देते हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, अगर आप इस एग्जांपल को ऐसे देखोगे तो इसको अपन, अगर मैं आपको समझाऊं तो एक सिंपल चीज है। जैसे मिट्टी, हम बचपन में मिट्टी का यूज करते थे खिलौने बनाने के लिए, तो उसमें अपन चिपका देते थे कुछ कुछ चीजें, पर उसमें अपन क्या करते थे, उनको गीला करते थे और उसके बाद में उसको हम थोड़ा सा प्रेशर डाल देते थे तो वो जाकर के चिपक जाती थी। वो कहलाता है प्लास्टिक स्टेज। का मतलब होता है कि अपन किसी चीज को प्लास्टिक स्टेज पर अगर हम ला रहे हैं, ठीक है, तो उसको फिर अपन जिस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं वो उस रूप में चेंज हो जाता है, उस पर्टिकुलर फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन प्लास्टिक वेल्डिंग वही कहलाती है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने देखा होगा तो फोर्जिंग की एक प्रोसेस होती है जिसमें उसको रेड हॉट करते हैं लोहे को, रास्ते में कई बार अपन ने देखा है, और उसके बाद में उसको प्रेशर से उसको फोर्स लगाते हैं, इम्पैक्ट लोड लगाते हैं उसके ऊपर, और फिर उसके बाद में उसका हम शेप चेंज करते हैं। और उसी तरीके से वेल्डिंग होती है कि उसको प्लास्टिक स्टेज तक ले जाकर के दो चीजों को एक साथ रखना, फिर उसके बाद में उसमें प्रेशर लगाना, दैट इज कॉल्ड द फोर्स वेल्डिंग। एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, थर्माइट वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है, अपन ये सब आगे पढ़ेंगे। इन सब में प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा होता है फ्यूजन वेल्डिंग।
फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि मटेरियल इसमें अपन मोल्टन स्टेज तक लाते हैं दोनों को, ठीक है, और दोनों को मोल्टन स्टेज तक लाने के बाद में उनको सॉलिडिफाई होने के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अब सिंपल सी चीज है, मोल्टन मेटल का मतलब ये होता है कि हमने बिल्कुल पिघला दिया। अब जब पिघला दिया उनको, तो उसके बाद में फिर हम उनको लेकर के आए और उन दोनों को हमने ज्वाइंट तो पहले ही करके रखा हुआ है, दोनों मोल्टन स्टेज में है, और फिर ला करके उनको हमने उस पर्टिकुलर एज मेल्ट करते हैं। पूरे का पूरा जॉब पीस को मेल्ट नहीं किया जाता है, जो दो जॉब पीस के जिन दो एज को हमको मेल्ट कर ज्वाइंट करना है, उन दोनों को हम मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद में हम उनको सॉलिडिफाई होने देते हैं। और फिर उसके बाद में जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा कूलिंग हो जाती है, तो हमको वो रिक्वायर्ड शेप मिल जाता है, जो वेल्डिंग मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्यूजन वेल्डिंग। और इस गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग दोनों में होता है, ठीक है। जैसे गैस वेल्डिंग में होता है कि दोनों को अपन सरफेस को पिघला दो और उसके बाद में उनको ज्वाइंट करवा दो, तो वो गैस वेल्डिंग में भी होता है। आर्क वेल्डिंग में भी ये चीज होती है कि हम उसको जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो मेल्ट होती है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है वेल्डिंग प्रोसेस, अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है ना। तो हमने टाइप्स देख ली कि टाइप्स दो टाइप के होते हैं, फ्यूजन होता है एक, और एक प्लास्टिक होता है। अब इसके बाद में आते हैं वेल्डिंग की प्रोसेस। अब इसमें बहुत सारी होती है, जैसे पहले है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में 3 टाइप की होती है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर, दूसरा एयर और एसिटिलीन का मिक्सचर, तीसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर। ये गैस वेल्डिंग के 3 टाइप्स होते हैं। आर्क वेल्डिंग में बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कार्बन आर्क, मेटल आर्क, गैस मेटल आर्क, इसको MIG बोलते हैं, मिग बोलते हैं, प्लाज्मा आर्क, इलेक्ट्रो स्लैग, ठीक है। फिर आती है गैस टंगस्टन आर्क, टिग कहलाती है, सबमर्ज्ड आर्क। इस तरीके से ये टोटल आर्क वेल्डिंग है। इसके बाद में आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग होता है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है, फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजन और एक्सप्लोसिव। न्यूअर वेल्डिंग में 2 टाइप की आती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग। रिलेटेड प्रोसेस में आता है आर्क वेल्डिंग, हार्ड प्रेसिंग, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, ब्राउजिंग, सोल्डरिंग एटसेट्रा, ठीक है। अब आता है अपन पहले नंबर गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब गैस वेल्डिंग अपन ने बहुत सारी जगह देखी है, गैस वेल्डिंग कैसी होती है, ठीक है। उसमें गैस वेल्डिंग अपन ने जो देखा है, उसमें अपन ने देखा कि वहां पर 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, उन सिलेंडर में से 2 पाइप आते हैं, एक रेगुलेटर रहता है, उस रेगुलेटर के ऊपर आता है, और वहां से हम उनको गैस को रेगुलेट करते हैं। फिर वो टॉर्च के थ्रू बाहर निकलता है, उसमें हम फ्लेम प्रोपोगेट करवाते हैं, और उसके बाद में फिर हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अपनी एक जनरल इंफॉर्मेशन है गैस वेल्डिंग में, जो अपन अभी तक अपन ने देखा है, ठीक है। पर हमको अभी तक ये नहीं पता रहता था कि उसके अंदर है क्या, वो किस तरीके से वेल्डिंग कर रही है, या वो क्या है। अब हम इस चीज को थॉरोली जाएंगे इसमें, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली गैस वेल्डिंग होती क्या है। गैस वेल्डिंग इज डन बाय बर्निंग अ कंबस्टिबल गैस with air or O2 oxygen in a concentrated flame of high temperature। जहां पर गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि एक कम्बस्टिबल गैस जलती है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगी तभी जलेगी, ठीक है। और एक कंसंट्रेटेड फ्लेम निकलती है, वो जो टार्च से निकलती फ्लेम निकलती है, वो कंसंट्रेटेड फ्लेम होती है और टेम्परेचर हाई होता है उसका। द पर्पस ऑफ फ्लेम इज टू हीट एंड मेल्ट द पेरेंट मेटल एंड फिलर रॉड ऑफ अ जॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लेम निकलती है हीट के साथ में, ठीक है ना, वो 2 काम करती है, ठीक है ना। पहला काम उसका क्या है कि वो हीट करती है और उसके बाद में फिर वो मेल्ट करती है पेरेंट मेटल को, ठीक है ना। और जो फिलर रॉड आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, फिलर रॉड जो यूज कर रहे हैं मटेरियल को भरने के लिए, मतलब इसका है कि अपन यहाँ पर ये मोल्टन मेटल नहीं कर रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। तो वो जो फिलर मटेरियल अपन भर रहे हैं, वो फिलर मटेरियल इसके अंदर ज्वाइंट होता है और आ जाता है, और वो भी मेल्ट होकर के उसके अंदर फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 3 टाइप की गैस वेल्डिंग होती है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग।
अब अपन पहली बात करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि इसमें दो टाइप की गैस है। ठीक है, एक ऑक्सीजन है और दूसरी एसिटिलीन है। ठीक, इसमें अपन जब काम करते हैं तो ये प्रोसेस गैस वेल्डिंग की जैसी रहेगी, वो चाहे कोई सी भी वेल्डिंग मशीन वेल्डिंग हो। ठीक है, उसमें प्रोसेस सबकी सेम रहेगी। अब इसमें जैसा है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय मेल्टिंग द एजेस आर सरफेस टू बी ज्वाइंड बाय गैस फ्लेम एंड अलाउइंग द मोल्टन मेटल टू फ्लोट टूगेदर, thus forming a solid continuous joint upon cooling। इसका मतलब ये है कि जब अपन उसमें से गैस फ्लेम निकलती है तो वो गैस फ्लेम क्या करती है कि उन दोनों सरफेस को जो हमको ज्वाइंट करना है उन दोनों को वो मेल्ट करती है और हम उन दोनों को मेटल को एक दूसरे की तरफ फ्लो होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में एक कंटिन्यूसली ज्वाइंट होता है और फिर जब हम इसको कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करने के बाद में हमको एक सॉलिड कंटिन्यूस ज्वाइंट मिल जाता है। ठीक है ना, ये प्रोसेस ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की ये जो प्रोसेस बताई है, ये प्रोसेस एक पर्टिकुलर ज्वाइंट के लिए सुटेबल है, दैट इज मेटल शीट्स एंड प्लेट्स, और जिनकी थिकनेस 2 से 50 mm तक की है। सिर्फ ध्यान रखना ये चीज, सीट एंड प्लेट्स जिनकी थिकनेस 2 से 50 mm है, वहां पर अपन ये चीज करते हैं, सीट के लिए और प्लेट्स के लिए। ठीक है ना, और जब मटेरियल या जो हमें दूसरे टाइप की वेल्डिंग करनी, जैसे 2 बार की वेल्डिंग करनी है हमको, उनकी थिकनेस अगर 15 mm से ज्यादा है, 15 mm से ज्यादा है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर हमको फिलर मेटल यूज करना पड़ता है इसमें। ठीक है, और वो वेल्डिंग फिर उस टाइम पर उनको प्लास्टिक स्टेज तक लाएंगे हम, और फिर फिलर मटेरियल उसके अंदर डालेंगे, उसकी कूलिंग होगी, और कूलिंग होने के बाद में फिर हमको वहां पर भी एक कंटिन्यूस ज्वाइंट मिलेगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं जिसके कारण हम ये लेते हैं कि प्लेट्स के लिए उसमें 50 mm तक का होगा, लेकिन बार के लिए वो 15 mm तक के लिए है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसके कारण अपन इसका इस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, अब जो फिलर मटेरियल आपको डालना है उसका भी कंपोजिशन कुछ अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो या तो वही का वही मटेरियल रहता है उसका जो कि पेरेंट मेटल है। ठीक है, या फिर उसके नियर अबाउट है, थोड़ा बहुत चेंज उसमें से हो सकता है उस चीज में, पर ऐसा नहीं है कि आप माइल्ड स्टील को वेल्ड कर रहे हो और एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, वहां पर भी हमको माइल्ड स्टील का ही एलॉय चाहिए रहेगा, उसी से हम उसको मेल्ट करेंगे और उसको मेल्ट करके उसके अंदर हम प्योर करेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद में इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, वो है कि जब मोल्टन मेटल होती है या प्लास्टिक स्टेज तक आती है मेटल मेल्ट होकर के, तो यहाँ बहुत स्पीड से एयर की ऑक्सीजन के साथ मिल करके इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर जो आपका सरफेस है वो कमजोर वीक हो जाती है। ठीक है ना, तो उसको हमको हटाने के लिए हम इसके ऊपर फ्लक्स का यूज करते हैं। ठीक है, और वो फ्लक्स जो यूज करते हैं वो क्या करती है कि एक लेयर बना देती है मोल्टन मेटल या फिर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक मेटल है उसको रोकने के लिए। ठीक है ना, तो वो वहां पर उसमें ऑक्सीडेशन, उससे ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आ पाती है और वो वहां पर काम कर जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अपन जब माइल्ड स्टील का करते हैं तो उस टाइम पर अपन इस फ्लक्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नीज ज्यादा होता है, सिलिकॉन ज्यादा होती है, तो ये ऑलरेडी ही डीऑक्सीडेशन का काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं, इसलिए अपन इसका यूज नहीं करते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं कि माइल्ड स्टील का जब वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम पर अपन इसमें ऑक्सीडेशन रोकने के लिए अपन कोई भी किसी भी तरीके का अपन फ्लक्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की अपन ये ड्राइंग देखते हैं कि किस तरीके से अपन वेल्डिंग करते हैं। ये टॉर्च है, टॉर्च की टिप है, इसमें से ये यहाँ से ये फ्लेम निकल रही है। ठीक है ना, ये फ्लेम यहाँ आकर के पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है,
इसमें इनर कौन लिखा हुआ है, ये सब अपन आगे की स्लाइड में देखेंगे, जब अपन फ्लेम पढ़ेंगे तब अपन ये देखेंगे। अभी तो केवल अपन को वेल्डिंग का देखना है कि वेल्डिंग कैसे हो रहा है, ठीक है। ये बेस मेटल है, आप यहाँ से देख रहे हैं, ये बेस मेटल है, ठीक है। ये वो वेल्डिंग रॉड है, या इसी को अपन बोलते हैं फिलर मटेरियल, ठीक है ना। इसमें जो आर्क वेल्डिंग होता है और गैस वेल्डिंग होती है, इसमें अंतर होता है कि टॉर्च जो होती है वो टॉर्च केवल यहाँ पर फ्लेम प्रोपेगेट करती है और हमको फिलर मटेरियल अलग से उसमें फिल करना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो डायरेक्शन है वेल्डिंग की, वो ये डायरेक्शन दिख रही है हमको राइट से लेफ्ट की तरफ जाने के लिए, ठीक है। ये मोल्टन मेटल है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये सॉलिडिफिकेशन के बाद में ये यहाँ पर इस तरीके का हमको मटेरियल मिलता जा रहा है और ये धीरे धीरे करके ये यहाँ चिपकते जा रहे हैं, तो ये हमारा एक ज्वाइंट कंप्लीट होता जा रहा है। ये ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में है, ठीक है। एक टिप के पहले यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ रहता है जो कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो फ्लो है या परसेंटेज है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और एक प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ रहता है जो इन दोनों के प्रेशर को रेगुलेट करता है। वो सिलेंडरों के ऊपर लगा हुआ रहता है, जो अलग अलग सिलेंडर्स रहते हैं उनके ऊपर लगा हुआ रहता है कार्बोरेट, जो उसका कंट्रोल वाल्व है उसके पास में, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप की गैसेस हैं और इसमें कौन सी गैस में कितना टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, और मिलता है हमको टेम्परेचर उसके फ्लेम के कारण, ठीक है, जो फ्लेम बन रही है उससे। और ये लेकिन एक चीज है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है यूज्ड फॉर स्टील शीट्स हैविंग अ थिकनेस अप टू mm, ठीक है। इस सीट के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर। सिटी गैस में 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, बट इसमें जो थिकनेस है वो 3 mm तक की होनी चाहिए। जैसे अपन ने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा हुआ था कि हम जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में करते हैं ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, तो उसमें 52 से 50 mm तक की एक सीट हम यूज कर सकते हैं उस चीज में, या प्लेट, ठीक है, उसका वेल्ड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर हम सिटी गैस यूज करते हैं तो वो 3 mm तक की थिकनेस होनी चाहिए। हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं, ये एज अ फ्यूल है, एसिटिलीन की जगह अलग अलग है, ठीक है। ऑक्सीजन तो कॉमन है सब में। इसमें फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर जो सीट की थिकनेस होती है वो 7 mm होती है। मीथेन का अगर हम यूज करते हैं तो दैट इज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक देती है, उसमें भी आपको 7 mm तक का उसका थिकनेस होनी चाहिए। वाटर गैस 2300 8 mm, ब्रॉन्ज वेपर 2700 12 mm थिकनेस। एसिटिलीन, ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है एसिटिलीन का गैस वेल्डिंग के अंदर, दैट इज 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें स्टील सीट का, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था कि स्टील सीट का जो थिकनेस होती है वो 50 mm तक होती है, 2 mm से 50 mm तक होती है, जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ था। तो एसिटिलीन इसीलिए यूज की जाती है कि इसमें थिकनेस की रेंज बहुत बड़ी है, प्लस अपन को यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम मिलता है 3200, इसलिए अपन एसिटिलीन का यूज करते हैं रेदर देन अलग अलग ये दूसरी वाली गैसेस हैं इनका, ठीक है। अब गैस फ्लेम, जो अपन ने अभी देखा हुआ था कि गैस में जो फ्लेम अपन जब इस पर्टिकुलर गैस को जलाते हैं तो फ्लेम बनती है, तो जो फ्लेम बनती है उन फ्लेम में भी कुछ टाइप्स होते हैं और वो अलग अलग टाइप्स होते हैं और उन अलग अलग गैस फ्लेम का यूज अलग अलग होता है। मींस अलग अलग टाइप के वेल्डिंग को जनरेट करने के लिए अपन अलग अलग टाइप की गैस फ्लेम का यूज करते हैं, ठीक है। तो गैस फ्लेम किस तरीके से बनती है उसको अपन को, वो एडजस्टमेंट है और कुछ भी नहीं, ठीक है। वो अगर आप एसिटिलीन और ऑक्सीजन का एडजस्टमेंट करते जाओगे, अलग अलग परसेंटेज करते जाओगे, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस फ्लेम मिलती जाएंगी। टू करेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ फ्लेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर गुड वेल्डिंग वर्क, ठीक है। एक अच्छे वेल्डिंग वर्क या स्मूथ वर्क या फिर होमोजीनियस वेल्डिंग के लिए हमको एक सही फ्लेम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ flames can be produced by adjusting the ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रेशो। इन दोनों के रेशो को अगर हम अलग अलग एडजस्ट करेंगे अलग अलग टाइप से, तो हमको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ
फ्लेम्स मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले नंबर आता है व्हेन दिस रेशियो इज नियरली 1:1, मतलब जहां पर ये दोनों 50-50% होती हैं, ठीक है, तो हमको नेचुरल फ्लेम मिलती है। ठीक है ना, इज प्रोड्यूस्ड with the maximum temperature of 3200 degree centigrade. The natural flame is desired for most welding operations. ठीक है, नेचुरल फ्लेम का ही यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये हमको टेम्परेचर कितना देती है, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये नेचुरल फ्लेम में हमको ये पता है कि इसमें दोनों ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इन दोनों का जो परसेंटेज है वो 50-50 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसमें अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज आप इंक्रीज कर देते हैं तो हमको ये फ्लेम मिलती है। थर्ड नंबर है कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसमें अगर हम एसिटिलीन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो हमको ये थर्ड नंबर की गैस मिलती है। ठीक है, ये इनका फिगर है जैसे यहाँ पर दिख रहा है अपन को। ठीक है, ये टॉर्च टिप है, इसमें से ये गैस निकलती है, फ्लेम बनती है। ठीक है, इसमें ये इनर कोन है। ठीक है, फिर आउटर एनवलप है, दैट इज नेचुरल फ्लेम। सेकेंड नंबर का है ये, इसमें भी एक इनर कोन है, एक आउटर एनवलप है, और इसमें एक और कोन आता है, सब कोन आता है। ठीक है ना, ये एक्सेस ऑफ एसिटिलीन से कार्बोराइजिंग फ्लेम बनती है। फिर इसके बाद में एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इसमें भी एक इनर कोन है और एक जो आउटर एनवलप है। ठीक है, नेचुरल फ्लेम जो है, देयर आर 2 जोन्स। ठीक है, फर्स्ट ब्रिलियंट इनर कोन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ये छोटी डिस्टेंस का जो पहले नंबर अपन ने देखा हुआ है वो कोन है। ठीक है ना, और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये मेटल को मेल्ट करता है। सेकंड जो आउटर एनवलप होता है, ये ब्लूइश कलर का होता है, नीले से कलर का होता है अगर आपने देखा हो। ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन प्रोटेक्ट करता है मोल्टन मेटल को। ठीक है, और ये जो नेचुरल फ्लेम होती है स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए परफेक्ट होती है। कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होती है, ये इसमें 3 जोन होते हैं। फर्स्ट नेचुरल फ्लेम में जो ब्रिलियंट इनर कोर होता है, ठीक है, उसका फंक्शन वही है जो अपन ने नेचुरल फ्लेम में देखा हुआ कि वो मेटल को मेल्ट करता है। सेकंड इंटरमीडिएट कोन अपन बोलते हैं, जिसको सब कोन भी बोला जाता है, ये व्हाइटिश कलर का होता है। ठीक है ना, और इसकी लेंथ डिपेंड करती है जो एक्सेस ऑफ एसिटिलीन होती है उसकी। ठीक है ना, ये किस चीज के लिए यूज होता है, स्टील के लिए यूज करते हैं, और अगर अपन को जो वेल्डिंग है वो हार्ड और ब्रिटल बनाना है उसके लिए। ठीक है, फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इसमें भी 2 जोन होते हैं। ठीक है, इनर सिमिलर होता है। ठीक है, और पर इसका जो इनर कोन है वो उसका कलर होता है पर्पलिश। ठीक है ना, और सेकंड आउटर एनवलप होता है वो ब्लू कलर का ही होता है। ठीक है ना, और ये परफेक्ट होता है ब्रास के लिए। इन स्टील दिस विल रिजल्ट इन अ लार्ज ग्रेन साइज, इंक्रीज ब्रिटलनेस विथ लोअर स्ट्रेंथ देता है। अब यहाँ पर आप देखो कि गैस वेल्डिंग पैरामीटर्स जो है वो फेरस मेटल के लिए क्या क्या है। ठीक है ना, कास्ट स्टील है, इसमें फ्लेम का जो कास्ट स्टील अगर है तो उसके लिए जो फ्लेम एडजस्टमेंट है वो नेचुरल है, इसमें फ्लक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, और वेल्डिंग रॉड टाइप इसमें स्टील चाहिए रहता है, मतलब जो फिलिंग मटेरियल है, फिलर मटेरियल है वो स्टील का है। ठीक है, फिर स्टील प्लेट अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो नेचुरल फ्लेम ही है, इसमें फ्लक्स की जरूरत नहीं होती, स्टील की वेल्डिंग रॉड की होती है। स्टील सीट है, सेम टू सेम होता है नेचुरल और स्टील है। हाई कार्बन स्टील है तो इसमें रिड्यूसिंग फ्लेम की अपन को यूज करना पड़ता है, इसमें स्टील, इसमें वेल्डिंग रॉड होती है। रॉट आयरन है, ठीक है, या ग्रे कास्ट आयरन है तो रॉट आयरन के लिए स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम चाहिए हमको। ठीक है, और ये यहाँ पर स्टील ही उसमें फिलर मटेरियल होता है। ग्रे कास्ट आयरन है तो उसके लिए स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग चाहिए, इसमें फ्लक्स नीड होती है। कास्ट आयरन, इसमें फिलर मटेरियल होता है। कास्ट आयरन पाइप अगर है तो नेचुरल फ्लेम की जरूरत है, फ्लक्स नीड है इसमें, और वेल्डिंग रॉड टाइप इसकी कास्ट आयरन ही होती है। ठीक, क्रोमियम स्टील है, इसमें नेचुरल फ्लेम की जरूरत पड़ती है, फ्लक्स की भी जरूरत पड़ती है, बेस मेटल जो कंपोजिशन है इसका उसी वही का वही इसमें फिलर मटेरियल के जैसे अपन उसका यूज करते हैं। तो ये
इसका जो अपन स्ट्रक्चर होता है कि आपको कौन सी फ्लेम का यूज करना है, ठीक है, और किस टाइप की वेल्डिंग रॉड है, ठीक है ना, किस टाइप का फ्लक्स मटेरियल है, ठीक है, वो सब चीजें अपन को यहाँ पर दिखता है इसमें। और ये अब अपन यहाँ पर इसको एंड करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे फिर से करेंगे। थैंक यू, गुड डे।